अगली सुबह 9 बजे मैं उठ गया था, लेकिन हालिदा वहाँ मौजूद नहीं थी जहाँ इसे होना चाहिए था, मगर बतूल कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी। ये डॉक्टर साहिबा कहाँ चली गई? मैंने बतूल से सवाल किया। वो तो फजर की नमाज पढ़ते ही निकल गई थी कि मैं चेंज करके आती हूँ, बतूल का जवाब आया। नाश्ता आया रखा है, खाएंगे? बतूल ने पूछा। खिला दो, कुछ भूख तो महसूस हो रही है। बतूल ने बेड के साथ मौजूद खाने की टेबल आगे बढ़ाई और 2 उबले हुए अंडे मेरे सामने प्लेट में रख दिए, साथ ही सीरियल भी था। पहले बतूल ने मुझे चम्मच से सीरियल खिलाना शुरू किया, फिर अंडे काटे और मुझे खिलाना शुरू कर दिए। टूटा फूटा आदमी तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो हमारी ड्यूटी है सर, बतूल ने जवाब में कहा। मगर एक बात कहूँ, अगर आपने खुद को टूटा फूटा इंसान समझना शुरू कर दिया तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बतूल का अंदाज समझाने वाला था। अब इसका फिक्रा मुकम्मल ही ना हुआ था कि डॉक्टर्स की आमद शुरू होगी। सबसे पहले निम्रा नाजिल हुई। कमरे में दाखिल होते ही इसने एक नज़र कमरे पर डाली और कहा, शुक्र है वो चुड़ैल इस वक्त नहीं है। निम्रा ने दरवाजे से अंदर आते ही कहा, अगर आपका इशारा डॉक्टर हालिदा की तरफ है तो आपको ज़ेब नहीं देता बड़ी बहन को इस तरह मुहातिब करे। बतूल ने कहा तो निम्रा का मुंह बन गया। वैसे वो कहाँ गई है? निम्रा ने सवाल किया। मुझसे तो कह कर गई थी कि घर से चेंज करके आ रही हूँ, बतूल ने जवाब में कहा। बस आती ही होंगी क्योंकि वो सवेरे ही निकल गई थी। बतूल ने अपना फिक्रा मुकम्मल किया। मुझे भी सिर्फ चंद मिनट चाहिए होंगे ताकि मैं शर्जील से बात कर सकूँ, निम्रा ने कहा और फिर मेरे करीब आ गई। वो डॉक्टर अकमल ने हालिदा के लिए रिश्ता भिजवाया है और मुझसे कहा है कि मैं इनसे कहूँ कि वो इससे इनकार न करें, निम्रा ने कहा। ये डॉक्टर अकमल कौन ज़ात शरीफ है? मैंने सवाल किया। तुम उनसे मिल चुके हो, निम्रा ने कहा। वो ऑर्थोपेडिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिन्होंने कल आपको तफसील बताई थी कि कौन कौन सी हड्डियाँ टूटी हैं, निम्रा ने कहा और मैं हंस दिया। वो है डॉक्टर अकमल जिसके चेहरे पर हर वक्त 7:45 बजे होते हैं, चाहे घड़ी पर कुछ भी वजह हो, मैंने कहा। निम्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, लेकिन फिर इसने कोशिश करके मुस्कुराहट दबा ली। मैं सही बता रही हूँ कि इस उम्र में हालिदा को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, निम्रा ने अपनी बात जारी रखनी चाहिए। अगर इसने ये मौका ज़ाया कर दिया तो फिर इसे ये दूसरी शादी करने वाले का रिश्ता तस्लीम करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को किसी भी शख्स की दूसरी बीवी बनना पड़े। निम्रा ने कतईयत से कहा, ये मशवरा तुम हालिदा को बराह रास्त भी तो दे सकती हो, मैंने कहा। और निम्रा मुझे यूं घूर कर रह गई जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। मैं ऐसे किस तरह कह सकती हूँ? वो तो मुझे अपना दुश्मन समझती है, निम्रा ने जवाब देने में देर न लगाई। तुम बादाम नहीं खाती इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा कि इसकी इब्तिदा तुम्हारी तरफ से हुई थी, मैंने कहा। और निम्रा ने इस तरह मुंह बना लिया जैसे कोई कड़वी चीज़ इसके हलक में उतरी हो। ये किस तरह कह सकते हो? निम्रा ने कहा। तुम्हारा अपने वालिद से कार की जिद करना, फिर आज तक ड्राइविंग ना सीखना किस जानिब इशारा करते हैं? मैंने कहा। मुझे हालिदा ने ड्राइविंग ना सिखाने की कसम खाई हुई है, बल्कि अब तक ये कसम जारी है, निम्रा ने कहा। तुम किसी मोटर ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेकर भी तो सीख सकती थी, मैंने कहा। और निम्रा मुझे घूर कर रह गई। मैंने भी कसम खा रखी है कि ड्राइविंग सीखूंगी तो हालिदा से, वरना ड्राइविंग नहीं सीखूंगी, निम्रा ने कहा। तुम्हारी इस कसम को जिद कहूँ या हट दर्मी, मैंने कहा। असल मौजू पर बात करो, तुम इसे डॉक्टर अकमल का रिश्ता मंजूर करने का मशवरा दोगे या नहीं? ये रिश्ता तुम इसे जाती तजर्बे की बुनियाद पर दे रही हो या कोई और बात है? मैंने जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? इसने चुभते हुए लहजे में कहा। मेरा इशारा तुम्हारे भाई की तरफ से है, मैंने कहा। और इसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। हालिद मेरा भाई है और जो कुछ तुमसे कहा गया है उसमें कोई हकीकत नहीं है, निम्रा ने कहा। भाई नहीं बल्कि कज़न है, तुम्हारी हाला का बेटा, जिसे तुम्हारे वालिद हालू और हाला के हादसे के बाद घर में ले आए थे, मैंने निम्रा की तस्दीक की। है तो वो कज़न ही, मगर मैंने रोज़े अव्वल से भाई ही समझ रखा है। दूसरी बात यह है कि मुझे पहले ही से किरण और उसका चक्कर मालूम हो गया था, बल्कि अक्सर वो मुझे इस सिलसिले में मशवरा भी लेता था। मैं इन दोनों के दरमियान रुकावट नहीं बनना चाहती, निम्रा ने कहा। जबकि ये बात तुम्हारी जिबिल्लत के खिलाफ है, मैंने कहा। निम्रा ने दोबारा मुझे घूरना शुरू कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से असल मौजू की तरफ आ जाओ, निम्रा ने कहा। तुम हालिदा से इस पर बात करोगे? इसने सवाल किया। मैं किस तरह इसे इस बात का मशवरा दे सकता हूँ कि वो पूरी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजार दे इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही घड़ी देखने की जरूरत न रहे, मैंने कहा। तो निम्रा गर्दन झटक कर रह गई। तो तुम्हारी अपनी जाती एहतरा है, वरना वो बहुत काबिल है, फॉरेन क्वालिफाइड है और अच्छे ओहदे पर फाइज है, माशरे में उनका एक मकाम है। निम्रा के फिक्रे में जोर देने का तासुर उभर आया। जो कुछ तुम कह रही हो तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती उनसे शादी? तुम्हारी और हालिदा की उम्र में 2 साल का फर्क भी नहीं है, मैंने कहा। और निम्रा ने मुझे दोबारा यूं घूरा जैसे इसे बहुत ही कोई कड़वी चीज निकलने पर मजबूर कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैं किस तरह अपनी बाकी उम्र इस शख्स के हवाले कर दूं जिसके बारे में मुझे इल्म हो कि इसके दिल में कोई और रहता है, बल्कि इसकी सगी बहन रहती है? निम्रा ने चवाश वाकर लफ्ज़ अदा किए। यही बात तुम हालिदा के बारे में भी कह सकती हो, मैंने कहा। और निम्रा के होंठों से निकला, मैं समझी नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, और मैंने हंसना शुरू कर दिया। क्या तुम इससे इनकारी हो कि तुम उस वक्त इसके दरमियान मौजूद थी जब मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद के दरमियान मेरे और हालिदा के रिश्ते के बारे में गुफ्तगू हो रही थी? मेरी बात सुनते ही निम्रा मुझे घूर कर रह गई। हमारी गुफ्तगू भी यही पहुंची थी कि हालिदा ने कमरे में एंट्री दी। इसने कमरे में दाखिल होते ही निम्रा को मुखातिब किया। तुम्हें अस्पताल ही आना था तो मेरे साथ आ जाती। हालिदा के लहजे में कोई तनज़ नहीं था, लेकिन निम्रा के जवाब से कुछ ऐसी ही बात झलकती। मैंने मुलाजमा को तुम्हारे कपड़े निकाल कर दिए थे इस्त्री के लिए। मैंने सोचा कि तुम्हें देर हो सकती है क्योंकि पहले तुम नहाओगी, फिर चेंज करोगी, फिर ना जाने क्या क्या करोगी। वैसे भी मुझे जल्दी अस्पताल आना था, निम्रा ने जवाब दिया। हालिदा के कुछ देर बाद ही प्रोफेसर इख्तियारुद्दीन और डॉक्टर अकमल भी आगे पीछे आ गए। अब कैसा महसूस कर रहे हो? प्रोफेसर साहब ने मुझसे पूछा। कल से बेहतर हूँ, तुमने दवाएं दे दी थी
प्रोफेसर साहब ने बतूल से पूछा। सर, सुबह नाश्ता भी अपने हाथों से दिया और कुछ देर पहले डॉक्टर निम्रा की मौजूदगी में दवाएं भी दी हैं। बतूल ने जवाब दिया। गुड, प्रोफेसर साहब ने कहा और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। प्रोफेसर साहब के जाते ही डॉक्टर अकमल भी उनके पीछे निकल गए। कमरे में अब सिर्फ 2 डॉक्टर्स रह गई थी और दोनों मेरे सामने काउच पर साथ साथ बैठी हुई थी, लेकिन इनमें किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हो रही थी। फिर निम्रा ने बहुत आहिस्ती से हालदा से कुछ कहा और हालदा उठकर मेरे बेड के करीब आ गई। मैं जा रही हूँ, इसने कहा। क्यों, रात नहीं रुकोगी? मैंने सवाल किया। आज रात ये रुकेगी, हालिदा ने कहा। फिर हालिदा तेजी से कमरे से निकल गई। हालिदा के जाने के कुछ देर बाद ही निम्रा ने बतूल से कहा और बतूल ने बुलंद आवाज में कहा, मैं नर्सिंग रूम में हूँ, जरूरत पड़े तो बेल बजा देना। बतूल ने कहा और दरवाजे से निकल गई। इन दोनों को तो रवाना कर दिया, आप बताओ क्या बात है? मैंने कहा, मैंने बगौर आज डॉक्टर अकमल को देखा है, लेकिन मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं है जो तुम कह रहे हो। निम्रा ने कहा, लेकिन तुम अब भी अपनी बात पर कायम हो। मैंने कहा, आप खुद बताएं कि इसका और हल क्या है। निम्रा ने कहा, तुम इससे ये बात कर सकती हो कि वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, शायद इस तरह इसका ये ऐब खत्म हो जाए। मैंने कहा और निम्रा मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। चलो अब हम दूसरे मौजू पर आते हैं। वो मौजू क्या है? मैंने सवाल किया। मैं देख रही हूँ कि तुम बतूल में हाथ दिलचस्पी ले रहे हो। निम्रा ने कहा, अब इस पर भी तुम्हें एतराज है? मैंने तीखे से अंदाज में कहा। मैं तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ कि बतूल वनी है। निम्रा ने कहा, वनी इस लड़की को कहते हैं जो किसी मुजरम के बदले दूसरे खानदान के हवाले कर दी जाती है। निम्रा ने अपनी मालूमात जानी। बतूल ने क्या जुर्म किया था? मैंने एक और सवाल किया तो निम्रा सोच में डूब गई। जुर्म बतूल ने नहीं, इसके भाई ने किया था। इसने अपने साथ काम करने वाले को कत्ल कर दिया था, जिस पर जिरगे का फैसला था कि कातिल की बहन को मकतूल के खानदान के हवाले कर दिया जाए। निम्रा ने कहा, और ये सब कुछ तुम्हें बतूल ने बताया? मैं उस शख्स से भी मिल चुकी हूँ जिससे बतूल बनी है। निम्रा ने कहा, क्या वो इस्लामाबाद में है? मैंने पूछा। वो सिर्फ इस्लामाबाद में रहता नहीं बल्कि हर जुमे को नमाज के बाद बतूल से मिलने भी आता है। निम्रा ने बताया। तुमने अब तक उस शख्स का नाम नहीं बताया। उस शख्स का नाम हुमायूं मसूद है। वो एक टांग से माजूर भी है। निम्रा ने कहा, टांग से माजूर है तो मेहनत मजदूरी के काबिल तो नहीं होगा। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। शुरू में इसने भीख मांग कर गुजारा किया था, अब हर जुम्मे को बतूल इससे अपनी तनख्वाह में से कुछ दे देती है और हुमायूं का गुजारा इससे हो जाता है। निम्रा ने तफसील बताई। तुम्हारा इतना बड़ा घर है, शहजाद टाउन में इसके सर्वेंट क्वार्टर में ही जगह दे दो। मैंने कहा और निम्रा फौरी तौर पर कुछ ना बोली। हालिदा ने इस सिलसिले में इससे बात की थी लेकिन बतूल नहीं मानी। और वजह क्या बताई? मैंने कहा और निम्रा खामोश होगी। इजाजत है कि इस सिलसिले में मैं जाती तौर पर बतूल से बात कर लूँ? तुम्हारा दिल चाह रहा है तो जरूर कर लो, लेकिन बतूल भी एक ढीठ लड़की है। वो कैसे? मैंने पूछा। चंद माह कबल एक MN अस्पताल में दाखिल हुआ। इसने बतूल से फ्री होने की कोशिश की तो बतूल ने इसे थप्पड़ मार दिया। ये बात इसकी शराफत की दलील है, मगर तुम इसे डिटाई कह रही हो। मैंने कहा और निम्रा मुस्कुरा दी। पूरी बात सुन लो फिर तबसरा करना। निम्रा ने कहा, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के पास बात पहुंची तो उन्होंने तहकीकाती टीम बना दी। तहकीकाती टीम ने बतूल से कहा कि वो MN से माफी मांग ले तो वो रिपोर्ट इसके हक में दे देगी, मगर बतूल ने इससे मानने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि इसने कहा कि चाहे मेरी नौकरी ना रहे वो माफी नहीं मांगेगी। बतूल जानती थी कि कमेटी इंतहाई कदम क्या ले सकती है। फिर इसी शाम MS साहब को नामालूम नंबरों से कॉलें आना शुरू हो गई, जिस पर से कहा जा रहा था कि अगर बतूल को या इसकी मुलाजमत पर कोई आँच आई तो बहुत कुछ हो जाए, इसके जिम्मेदार आप और अस्पताल की इंतजामिया होगी। निम्रा ने कहा, फिर ये मामला कैसे हल हुआ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। इसका हल ये निकला कि जिस MN ने दरखास्त दी थी उसने अपनी दरखास्त वापस ले ली। वापस लेने की वजह MN ने यह बताई कि इसे नाम मालूम नंबरों से घर और मोबाइल पर धमकियां मिल रही है कि दरखास्त वापस लो वरना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ये कह रही हो कि MN डर गया? मैंने कहा और निम्रा मुस्कुराने लगी। अब मैं असल बात की तरफ आती हूँ जिसकी वजह से मैं आज रात रुकी हूँ। निम्रा ने कहा और फिर खामोश होगी। वो असल बात क्या है? शर्जील, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें किस हद तक पसंद करती हूँ। निम्रा ने कहा, मुझे पसंद करने का मतलब ये तो नहीं कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगूँ। मैंने कहा और निम्रा वसदीदा आंखों से घूरने लगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि शरीक जिंदगी इसे बनाना चाहिए जो तुम्हें पसंद करता हो या तुमसे मोहब्बत करता हो, ना कि इसको जिससे तुम मोहब्बत करते हो। निम्रा ने अपनी बात की नफी की। मैंने अब तक फैसला नहीं किया कि मेरा शरीक ज़िंदगी कौन होगा। मैंने इसे टालने की गर्ज से कहा, तुम मेरी मोहब्बत पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हो। निम्रा ने एक मुस्तर वक्फे के बाद कहा, मोहब्बत के बारे में हमारे नजरिए में बहुत फर्क है। मैंने कहा, तुम्हारा नजरिया क्या है? निम्रा ने पूछा। जो पहली नजर में दिल में जज्बा पैदा ना कर सके मैं इसे मोहब्बत नहीं मानता। ये तुमने कैसे समझ लिया कि मेरे दिल में पहली नजर में कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ? निम्रा ने कहा, तुम शायद अपनी बात कर रही हो कि तुम्हारे दिल में जज्बा पैदा हुआ था। मैंने कहा, अगर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का जज्बा नहीं था तो मैंने क्यों फ्रेंच सीखी? क्यों तुम्हारे मज़ामीन को फ्रेंच से अंग्रेजी में तर्जुमा करके तुम्हारे ही नाम से क्यों शाया करवाती रही? निम्रा ने कहा, ये तुम अपना केस पेश कर रही हो। मैंने कहा, लेकिन तुम अब तक ये वजाहत नहीं कर सकी कि जब मेरे जहन या दिल में तुम्हारे लिए जज्बा पैदा नहीं हो सकता तो तुम्हें मैं अपना शरीक जिंदगी क्यों बना लूँ? मैंने कहा, मैं तो यही अर्ज कर रही हूँ कि अगर आज तक तुम्हारे दिल या दिमाग में कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ तो इसे पैदा करो, मेरी कुर्बानियां और चाहत को जहन में रखकर। निम्रा ने कहा, तुम मोहब्बत मांग रही हो या एक आम भिखारी की तरह भीख मांग रही हो? मैंने कहा और निम्रा मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई बहुत ही गलत बात कह दी हो। मैं भीख नहीं मांग रही बल्कि तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि मुझे भी अपने जहन में रखना जब तुम अपना आखिरी फैसले करने लगो। तुम कोई एक मिसाल दे सकते हो जब मैं हसद या जलन में मुबतला हुई हूँ? मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं निहार मुँह बादाम खाता हूँ। मैंने कहा, मगर तुम कोई मिसाल नहीं पेश कर सकते। निम्रा ने कहा और मैं हंसने लगा। मैं एक नहीं ऐसी 100 मिसालें दे सकता हूँ। मैंने हंसते हुए, तुम पुरानी बातें निकालोगे? निम्रा ने कहा, मैं बिल्कुल ताज़ा मिसालें भी पेश कर सकता हूँ, इतनी ताज़ा कि अभी तक इसमें से उठती हुई बाप को भी महसूस कर सकता हूँ। मैंने कहा,
तुमने पहले डॉक्टर कमल के रिश्ते की बात की, मैंने कहना शुरू किया कि निम्रा फौरन बोल पड़ी, इसमें मेरी हसद और जलन कहाँ साबित होती है। निम्रा ने कहा, अपनी बहन को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग ही थी, मैंने कहा, और निम्रा ने हंसी में बात उड़ाने की कोशिश की। तुम हर शय को अपने अंदाज में देखने की हद तक आदी हो चुके हो और तुम्हें हर पहलू में मनफी ही नजर आता है। निम्रा ने कहा, मुझ पर मनफी अंदाज का इल्जाम लगाते हुए तुम अपने तर्ज अमल पर नजर नहीं डालना चाहती, तुम कहना क्या चाह रहे हो? निम्रा ने पूछा, बतूल के बारे में जो कुछ भी तुमने कहा है, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं इसे इस तरह मान लूंगा? मैंने कहा, मैं कब कह रही हूँ कि तुम्हें इसे मान लो, मैंने तो सिर्फ एक हकीकत सामने रखी है। इस हकीकत की बुनियाद ये थी कि तुम्हारा ख्याल था कि मैं बतूल में दिलचस्पी ले। मेरा लहजा आहिस्ता आहिस्ता तल्ख हो रहा था। हो सकता है कि मेरे अंदाजे गलत हो, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि तुम्हें जमीनी हकाइक से बाखबर कर दूं। निम्रा ने एक भोंडी सी दलील पेश की, एक बात तो बताओ, पठानों की रवायात से मैं ज्यादा बाखबर हूँ या तुम? मैंने इसलिए तुम्हारे गोश्त गुजार की थी वो बातें क्योंकि तुम एक अरसे से मुल्क से बाहर हो। निम्रा ने मजीद बोंडी दलील दी, तुम ये तो नहीं कह रही हो कि मेरे चंद बरस मुल्क से बाहर रहने से सदियों की कायम की गई रिवायात बदल गई हैं? मेरे लहजे की तलही अब बिल्कुल नुमाया थी। क्या ये बात गलत है कि तुम्हारे कबाइल में ये रिवायत मौजूद है कि जिस लड़की को वनी कर दिया जाता है, अगर वनी वसूल करने वाला किसी भी वजह से इसे आज़ाद कर दे या दूसरे खानदान के फर्द से शादी कर दे तो वनी वसूल करने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा? निम्रा ने तेज लहजे में कहा, कत्ल इसी वक्त किया जा सकता है जब वनी होने वाली लड़की इस मुल्क की हदूद में हो। मैंने कहा, और निम्रा के चेहरे पर एक तारीकी सी छाने लगी। इसका मतलब यह है कि तुम बतूल और हुमायूं को मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश करोगे? निम्रा ने कहा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी इस वक्त तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक मैं पूरे हकायक जान ना लूं या हुमायूं से मिलकर इसे वनी को आज़ाद करने पर कायल न कर लूं। तो अपनी कोशिश का आगाज कब से करोगे? निम्रा ने सवाल किया। अभी 6 हफ्ते में मैं तुम्हारा यानी इस अस्पताल का मेहमान हूँ, फिर देखेंगे प्लास्टर उतरने के बाद, मैंने कहा। और निम्रा के चेहरे पर छाने वाली तारीकी में कमी आ गई। शायद वो सोच रही थी कि 6 हफ्तों से पहले कुछ नहीं होगा, इसलिए इसके पास वक्त है कि वो नई साजिश तैयार कर। मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। मैं उस रात ही बतूल से बात करने का फैसला कर चुका था, इससे पूरे हकायक जान लेना चाहता था। निम्रा मेरे सामने कोच पर बैठी हुई थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने कहा, आ जाओ। इसके साथ ही बतूल कमरे के अंदर दाखिल होगी। बतूल तो आ गई, लेकिन निम्रा के सामने मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि निम्रा की जिबिल्लत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। बतूल दवाओं वाली ट्रे की जानिब बढ़ी, फिर इसने एक छोटी सी ट्रे में वो टैबलेट्स निकाली। इसने ट्रे से मुख्तलिफ टैबलेट्स निकाल कर मेरे मुंह में रखी, फिर गिलास में पानी लेकर मेरे होंठों पर लगा दिया। मैंने वो टैबलेट्स निकली तो बतूल ने एक पर्ची मेरी जानिब बढ़ाई। डॉक्टर खालिदा नीचे पार्किंग में अपनी कार में मौजूद है, इस छोटी सी पर्ची पर दर्ज था। वो नीचे क्यों है मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन खामोश रहा। मेरा ख्याल है कि बतूल तुम बतूल से बात करने के लिए बेताब हो रहे हो। निम्रा ने अचानक कहा, यह अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया? मैं सवाल के बगैर ही नहीं रह सका। इस पर्ची पर क्या दर्ज है जो तुमने शर्जील को दी? निम्रा ने कहा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी जिसका ताल्लुक आपसे हो। बतूल ने अपना लहजा धीमा रखा, ताल्लुक हो ना हो मैं ऐसी जगह रुक नहीं सकती जहाँ मेरी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही हो। निम्रा ने यह कहा और अपनी जगह से उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई। बतूल भी इसके पीछे मुड़ गई, मगर कुछ देर बाद वापस आ गई। ये हुमायूं मकसूद कौन है? मैंने बगैर किसी तमहीद के सवाल किया। मेरे सवाल पर बतूल को झटका सा लगा। ये इस डॉक्टर निम्रा ने आपको बताया होगा। बतूल ने कहा, इस बहस में पड़े बगैर कि मुझ तक ये नाम किसने पहुंचाया है, मेरे सवालात का जवाब दो। मैंने कहा, कुछ देर इंतजार कर लें, डॉक्टर खालिदा आ रही हैं, मैं इनके सामने ही बताऊंगी। बतूल ने कहा, तुम तो फौरन ही आ गई। मैंने कहा, मैंने इन्हें इनके मोबाइल पर निम्रा के जाने की इत्तला दी। बतूल ने कहा, अभी इसका फिक्र मुकम्मल हुआ ही नहीं था कि खालिदा आती हुई नजर आई। फिर हम तीनों बिलावजह हंसने लगे। अजीब मिजाज है इस लड़की की। खालिदा ने कोच पर बैठने से कबल कहा, आज सुबह तक रात रुकने के लिए हर काम करने के लिए तैयार थी, मगर जब मौका दिया तो रुके बगैर वापस चली गई। खालिदा ने कहा, मैंने इन्हें एक पर्ची दी थी जिस पर आपके पार्किंग लॉट में रुकने की इत्तला थी। बस इस पर वो भड़क गई और कहा, तुम दोनों बात करने के लिए बेताब हो रहे हो, मैं ऐसी जगह नहीं रुक सकती जहाँ मेरी मौजूदगी लोगों के लिए बायसे तकलीफ हो। बतूल ने नरम लहजे में सूरत हाल बताई। वो बचपन से ही ऐसी। खालिदा ने कहा, मैंने इससे हुमायूं के मुतालिक पूछा था। बतूल ने कुछ तवक्कुफ किया जैसे वो अपनी याददाश्तें ताज़ा कर रही हो। मैं अगर किसी जगह गलत बयानी करूं या कुछ भूल रही हूं तो आप तस्हीह कर दीजिएगा। बतूल ने खालिदा से कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी इस पूरी कहानी को जानती हो? इसने इस बात में सारी ला दिया। एक डॉक्टर खालिदा क्या पूरा अस्पताल इस दास्तान से वाकिफ है? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैंने गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखा। आसमान क्या, पूरा मुल्क इस कहानी से वाकिफ है। डॉक्टर खालिदा ने इजाफा किया, ये क्या जुल्म है? मैंने कहा और वो दोनों मुस्कुराने लगी। इस मुल्क का बच्चा बच्चा सब कुछ जानता है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो मैं हूं। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मैंने आसमान की जानिब रुख करके कहा, जब बरसों मुल्क से बाहर रहे होंगे तो ऐसा ही होगा। खालिदा ने कहा और बतूल ने इस तरह गर्दन हिलाई जैसे वो इससे मुत्तफिक हो। आपका सवाल था कि हुमायूं कौन है? बतूल ने कहना शुरू किया, हुमायूं वो शख्स है जिसकी मैं इतनी इज्जत करती हूँ कि जितनी शायद मैं अपने वालिद की भी नहीं कर सकती। बतूल ने कहा, यह कुछ अजीब सी बात नहीं? मैंने कहा, बीच में ना टोको, पूरी बात सुन लो, फिर तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि बतूल क्या कह रही है। डॉक्टर खालिदा ने कहा, कहानी वहां से शुरू होती है जब मैं अफगानिस्तान में होती थी अपने माँ बाप और भाई के साथ। बतूल ने बताया, तो तुम बुनियादी तौर पर अफगानी हो? मैंने एक बार फिर टोका, आप इन इलाकों में नहीं गए जहां आम तौर पर रोजाना लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान और वहां से पाकिस्तान आते जाते हैं, यानी बगैर वीजा और बगैर पासपोर्ट के। बतूल ने कहा, मैं इन इलाकों में गया हूं, बल्कि खुद कई बार बगैर वीजा और पासपोर्ट के अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों के चक्कर लगा चुका हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें गैर जरूरी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। खालिदा ने बतूल से कहा,
آپ نے وہ علاقہ دیکھا تو ہوگا جہاں پوسٹ کے بڑے بڑے باغات ہیں۔ بطول نے کہا آگے بڑھو، میرے علم میں ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے گھر کے آنگن میں بھی پوسٹ کی کاشت کرتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے گملوں میں پوسٹ اگاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بہت غریب علاقہ ہے۔ بطول نے اپنی کہانی دوبارہ سے شروع کی۔ وہاں کی زمین پر کچھ نہیں اگتا، ہمارے لوگ پاکستان سے آئی ہوئی گندم سے بنائی ہوئی روٹی اور اپنے اگائے ہوئے انگور سے روٹی کھاتے ہیں۔ بطول نے کہا اور گندم بھی وہیں سے آتی ہے جس علاقے کا خان اجازت دیتا ہے۔ بطول یہاں پہنچ کر رک گئی۔ عام آدمی جو پاکستان سے آتے ہیں وہ واپسی میں گندم نہیں لا سکتے۔ بطول نے ایک مختصر وقفے کے بعد کہنا شروع کیا، ابھی تو تم نے کہا ہے کہ بغیر ویزے کے بارڈر کراس کر لیتے ہیں۔ خالدہ نے کہا زندہ شخص کا معاملہ علیحدہ ہے۔ بطول نے کہا وہاں کے خان نے ان خفیہ راستوں پر بھی چوکیاں قائم رکھی ہیں جہاں سے صبح آمد و رفت ہوتی ہے۔ پاکستان سے آنے والے ہر شخص اور جانور کی وہاں تلاشی ہوتی ہے، اگر کہیں سے گندم کا ایک دانہ بھی نکل آتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر تھی۔ جانوروں سے کیا مطلب ہے؟ خالدہ نے سوال کیا۔ شروع میں کچھ لوگوں نے ہچروں کو پاکستان سے گندم لانے پر مقرر کیا ہوا تھا، وہ پاکستان سے گندم ہچروں پر لاتے، خفیہ رستوں سے افغانستان گندم پہنچا دیا کرتے۔ پھر خان کے حکم پر یہ راستے بھی بند ہو گئے۔ جس ہچر پر گندم برآمد ہوتی اسے وہیں گولی مار دی جاتی اور وہیں پہاڑوں میں انہیں کسی کھائی میں پھینک دیا جاتا۔ بطول نے کہا یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ خالدہ بولی آپ شہر میں رہنے والے لوگ اسے ظلم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم جہاں رہتے تھے وہاں خان ایک طرح سے خدا کا نائب ہوتا تھا، اس کا کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، اور خان کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ خدا کا نائب ہوتا تھا۔ جو حکم پولیٹیکل ایجنٹ دیتا تھا اس پر عمل کرنا ہر خان پر لازمی تھا۔ بطول نے کہا اس ماحول میں جب وہاں ہیروئن کی فیکٹری لگائے گی تو ہمارے علاقے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بطول نے کہا میں سمجھی نہیں، ہیروئن کی فیکٹریاں لگنے پر خوشی سمجھ نہیں آتی۔ ڈاکٹر خالدہ نے کہا یہ فیکٹریاں با اثر خاندانوں کی تھی، یا یوں سمجھ لو کہ بظاہر خان اور ان کے مالک تھے، اصل میں کوئی اور مالک تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ اب علاقے کے لوگوں کے لیے روزگار کا ایک دروازہ کھل رہا تھا، مگر اس علاقے کے لوگوں کو منشیات کا شکار ہونے کا بھی تو خطرہ تھا۔ خالدہ نے کہا قانون یہ بنایا گیا کہ اگر 1 تولہ ہیروئن بھی فیکٹری سے چوری ہوئی تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ بطول نے کہا تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہیروئن کی ان فیکٹریوں میں مقامی لوگوں کو کام تو ملا، مگر تیار شدہ ہیروئن اگر کسی کے پاس سے برآمد ہو جاتی تو اس کی موت یقینی تھی؟ خالدہ نے سوال کیا۔ بالکل یہی بات کہہ رہی ہوں، فیکٹری میں کام کرنے والوں کی وردیوں میں کوئی جیب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی واپسی پر ان کی سختی سے تلاشی لی جاتی۔ اگر کسی کے پاس ہیروئن برآمد ہو جاتی ہے تو اسے فوراً خان کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ تلاشی لینے والوں کو اس بات کی بھی اجازت تھی کہ جس کے پاس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہو اسے وہیں پر گولی مار دی جائے اور اس کی لاش کسی کھائی میں پھینک دی جائے۔ بطول نے کہا تم نے یہ بتانے سے گریز کیا ہے کہ فیکٹری کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے اور خان براہ راست اپنے گھر میں بیٹھ کر فیکٹری کی نگرانی کرتا تھا؟ میں نے کہا میرا ایک ہی بھائی تھا، اسے جب فیکٹری میں ملازمت ملی تو ہمارے گھر میں خوشی منائی گئی کیونکہ میرے بھائی کو ان چوکیداروں کا انچارج بنایا گیا جو کام سے واپسی پر تلاشی لیا کرتے تھے۔ بطول یہاں پہنچ کر رکی، پھر گویا ہوئی یعنی اب وہاں کام کرنے والے مزدوروں کی زندگی تمہارے بھائی کے ہاتھ میں تھی؟ خالدہ نے کہا وہ تو الگ بات ہے، لیکن میرے بھائی نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ اس نے وہاں سے ہیروئن چوری کرنا شروع کر دی۔ بطول نے بتایا نسبت نگرانی میں یہ کس طرح ممکن تھا؟ خالدہ نے پوچھا بھائی نے کچھ کیپسول تیار کر لیے تھے اس طرح کہ اس میں وہ تیار ہیروئن کو بھر لیا کرتا اور انہیں اپنے معدے میں اتار لیا کرتا۔ بطول نے کہا مگر وہ کیمروں سے کس طرح بچتا رہا؟ خالدہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکی۔ سیکورٹی کا نگران ہونے کی وجہ سے بھائی جانتا تھا کہ غسل خانے اور ٹوائلٹ میں کیمرے نہیں ہیں، وہ فیکٹری میں ہیروئن سے بھرے کیپسول مادے میں اتار لیتا اور جب تک وہ کیپسول اس کے مادے میں ہوتے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، حالانکہ فیکٹری میں ہر روز مزدوروں کے لیے کھانا فری تھا۔ بطول نے کہا کافی دیر کچھ نہ کھانے کی وجہ سے وہ جب گھر آتا تو آتے ہی بھوک کے نعرے لگاتا اور پھر کبھی میں اور کبھی اماں اسے کھانے دیتی، لیکن کھانے کے پہلے وہ ٹوائلٹ ضرور جاتا تھا اور وہاں جا کر وہ داغے کو کھینچ کر جو اس نے دانتوں میں پھنسایا ہوتا اور جس کا تعلق معدے میں موجود کیپسولوں سے ہوتا، وہ ان کیپسولوں سے ہیروئن نکال کر وہ اپنی الماری کے خفیہ خانے میں رکھ دیا کرتا اور مہینے بعد جب وہ پشاور آتا تو یہاں وہ ہیروئن کسی ہیروئن فروش کے ہاتھ فروخت کر کے اپنی رقم کھڑی کر لیتا۔ بطول نے کہا 6 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا، مگر اس دوران ہمایوں کے بیٹے جو میرے بھائی کا دوست تھا اور اس فیکٹری میں تھا شک ہو گیا، کیونکہ جب بھی وہ میرے بھائی سے ادھار مانگتا بھائی انکار نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ یہ رقم لاکھوں میں پہنچ گئی۔ پھر جب میرے بھائی نے رقم کا تقاضا کیا تو اس نے میرے رشتے کی بات کر دی۔ میرے بھائی کے لیے یہ اچنبے کی بات تھی، میں اپنی بہن کا رشتہ ایک مقروض شخص کو کس طرح دے سکتا ہوں؟ اس پر وہ شیر ہو گیا میں سب جانتا ہوں کہ تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے ہے۔ اس نے کہا اس وقت تو وہ بات آئی گئی ہوگی، لیکن ہمایوں کے بیٹے نے میرے بھائی سے دشمنی باندھ لی۔ ایک بار یوں ہوا کہ میرا بھائی گھر واپس آ رہا تھا اور بھوک کے نعرے لگاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں اپنے معدے سے کیپسول نکال رہا تھا کہ ہمایوں کا بیٹا بھی ہمارے گھر آ گیا اور اقبال کا پوچھا۔ اماں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور ہمایوں کا بیٹا اس طرف چلا گیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کیونکہ وہ میرے بھائی کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ہمارے گھر آتا تھا اور دونوں دوست کمرے میں بند ہو کر گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ میں اس وقت گھر پر نہیں تھی ورنہ یہ نوبت نہ آتی کہ ہمایوں کا بیٹا سیدھا میرے بھائی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میرا بھائی اس کی آمد سے بے خبر کیپسول دھاگے سے پکڑ کر نکال رہا تھا اور ہمایوں کا بیٹا خاموشی سے اس کی فلم اپنے موبائل میں بناتا جا رہا تھا۔ جب میں آئی تو ہمایوں کا بیٹا اپنا کام کر کے گھر سے نکل رہا تھا۔ اب تو تیاری کر لے میری دلہن بننے کی، اس نے کہا اور چلا گیا۔ میں حیرت میں تھی کہ اس نے یہ کیوں کہا اور میں اس عالم میں اپنے بھائی کے پاس گئی، اس کی کہی ہوئی بات دہرا دی۔ میرا بھائی یہ سن کر تیش میں آ گیا، وہ اس کے پیچھے ہمایوں گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے ہمایوں کے بیٹے سے اس فکرے کی وضاحت چاہی تو ہمایوں کے بیٹے نے اسے وہ فلم دکھا دی جو اس نے اپنے کیمرے سے بنائی تھی۔ اب بہن کا رشتہ چھوڑ تو اپنی خیر بنا، اس نے کہا۔ موبائل فلم دیکھ کر میرے بھائی کے حواس جاتے رہے۔
اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ اب بچ نہیں سکے گا، اس لیے میرے بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ جرگین نے فیصلہ کیا کہ قاتل کی بہن ہمایوں کو ونی کر دیا جائے۔ میں بہت روئی چلائی، لیکن مجھے ہمایوں کے گھر منتقل ہونا پڑا۔ میں ونی کی حیثیت سے ہمایوں کے پاس آ گئی تھی، لیکن ہمایوں نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ البتہ پہلی رات اس نے وہ موبائل میرے حوالے کر دیا۔ تمام لوگوں کا خیال تھا کہ ہمایوں کو مجھ سے شادی کر لینی چاہیے، لیکن خود ہمایوں کی سوچ کچھ اور تھی۔ میں 58 برس کا ہو چکا ہوں، زیادہ سے زیادہ اور کتنا زندہ رہوں گا، 8 یا 10 سال، پھر میں 17 برس کی لڑکی کی زندگی کیوں برباد کروں، ہمایوں کا کہنا تھا۔ پھر جب یہ دباؤ بڑھتا چلا گیا تو ہمایوں ایک اندھیری رات مجھے لے کر پاکستان آ گیا اور یہاں اس نے پشاور میں ٹھکانہ بنا لیا۔ کچھ روز تک ہم اس رقم پر گزارا کرتے رہے جو ہمایوں کے بیٹے نے اس گھر میں چھپا رکھی تھی، اور ہمایوں نے وہ رقم وہاں سے نکال لی۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا تم نے 8ویں تک پڑھا ہوا ہے تو میٹرک کر لو۔ پھر کیا ہوا، میں نے سوال کیا۔